नमस्कार। आप देख रहे हैं अपील। अपील बदलाव की। अपील मंच है छिंदवाड़ा के विकास और समस्याओं को सामने लाने का। विकास की ओर तेजी से बढ़ते हुए कदमों को ताकत तब मिली जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिली। वर्ष 2014 में छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का सर्कुलर जारी हुआ और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। फिर बाद में छिंदवाड़ा में मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसी को 500 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाना निश्चित किया गया। ये ध्यान में रखा जाएगा कि जब ये प्रारंभ होगा तो सिवनी, बालाघाट, पांडुरना, बैतूल, नरसिंहपुर जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ से भी कई गंभीर बीमारियों वाले मरीजों की आवाजाही बढ़ जाएगी। और इसको जब पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा तो यहाँ पर जो छिंदवाड़ा वासियों की चिकित्सा संबंधी नागपुर के ऊपर निर्भरता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ न केवल गंभीर बीमारियों वाले मरीजों का इलाज किया जाएगा परंतु उन पर शोध भी करी जाएगी। तो ऐसे ही कई विषयों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अभय कुमार जी के साथ। आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से MBBS एवं MS की डिग्री प्राप्त करी है और आपने मेडिकल फील्ड में काफी लंबा अनुभव प्राप्त किया है। अब आपके ऊपर छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज को उच्च स्तरीय मेडिकल संस्थान के रूप में प्रारंभ करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आइए हम चर्चा करते हैं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अभय कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका अपील के स्टूडियो। सबसे पहले हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस हिसाब से यहाँ पर एडमिशन लिया जा सकता है, कैसे यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जाता है, डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाता है, कैसे उनकी तैयारी। मेडिकल कॉलेज में किसी भी अगर छात्र को दाखिला लेना हो तो उसको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हैं जो अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं। उसको 50% मार्क्स चाहिए। फिलहाल पिछले साल से बायोलॉजी की जो अनिवार्यता है वो भी CBSE ने ख़त्म कर दी है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स चाहिए। फिर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा संचालित किया जाता है, नीट। इसके थ्रू तकरीबन 15 से 18 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर अपीयर होते हैं, जिसमें से 55 से 75 हज़ार सीटें हैं। आधी गवर्नमेंट की हैं, आधी मेडिकल की हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरिट कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। जो अच्छे मार्क्स वाले होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और इसी हिसाब से डिसाइड होता है। और इसी जो प्राइवेट में भी जो दाखिला होगा वो भी नीट के थ्रू ही होगा। ओके, मतलब नीट इज अ सेंट्रल एग्जाम, इसी के बेसिस पे सब जगह एडमिशंस होते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मान लीजिए कोई बच्चा बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, उसने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, उसका एडमिशन हुआ, और कोई बच्चा जो बायोलॉजी के साथ एडमिशन हुआ, इनको अलग कोर्सेज के साथ बेसिक्स सिखाए जाते हैं? दोनों का कॉमन एग्जाम एंट्रेंस भी कॉमन होता है, आगे की पढ़ाई भी कॉमन होती है। बायोलॉजी की अनिवार्यता थी, लेकिन CBSE ने अपने समझ से कुछ समझा होगा कि बायोलॉजी के बिना भी, ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएं, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं 11वीं में मैथ्स ले लेते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे तो मेडिकल में करना है, तो यही समझ के कि उन्होंने उसको बायोलॉजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। मान लीजिए किसी लड़के ने 11वीं में मैथ्स ले लिया, बायोलॉजी नहीं लिया, 12वीं में लगा कि वो मैं तो मेडिकल करता, तो इसीलिए बायोलॉजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ओके। तो अभी यदि मैं बात करूँ छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट एनरोल्ड हैं, कहाँ से आए? अभी इसमें हर बैच के हिसाब से 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है और 4 बैच के साथ 400 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। ये बहुत खुशी के साथ ये आपको बताने का वो हो रहा है कि 100 की जगह 150 स्टूडेंट्स का हमें परमिशन मिल गया है। तो अगले बैच से 2025 से 100 की जगह 150 स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेंगे हमारे यहाँ। कहाँ से हैं बच्चे? इसमें 75% स्टूडेंट्स तो मध्य प्रदेश के ही होते हैं और 25% जो ऑल इंडिया के रैंक से जो आते हैं उनका एडमिशन होता है। यानी जो 100 में से 75 स्टूडेंट मध्य प्रदेश राज्य के होते हैं जो कि यहाँ के मेरिट के हिसाब से चुने जाते हैं, और 25% स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आते हैं, पूरे देश भर में किसी भी राज्य के हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो कॉलेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट हम देख रहे हैं कि सिम्स की बिल्डिंग अभी भी प्रिपेयर हो रही है, तो लगभग कितना समय उसको बनने में लगता है? ये 2025 के मार्च अप्रैल में इनके जो कार्यदायी संस्था है शाहपुर जी, पलोन जी, उनसे मेरे बीच में समन्वय स्थापित होता रहता है। तो OPD हम लोग का प्रयास है कि मार्च अप्रैल में 2025 में शुरू कर दें, लेकिन पूर्ण रूप से जो हॉस्पिटल वो 2026 में ही बन पाएगा।
जून जुलाई 2026 में। तो अभी जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस के लिए हम कहाँ पर? हाँ, तो इसके लिए ये पूरे केंद्र सरकार ने इसके सिलसिले में एक निर्णय लिया है कि जिस तरह की कॉलेज खुलते हैं, स्वशासी मेडिकल कॉलेजेस जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में खुल रहे हैं, जिला अस्पताल से अटैच करके प्रशिक्षण के लिए उनको भेजा जाता है। इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को एक नंबर ऑफ जो वर्कलोड है, क्लिनिकल वर्कलोड, वो भी मिल जाता है और सीखने को भी उनको मिल जाता है। ओके, तो क्या आपको नहीं लगता जिला अस्पताल में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अनुभव में कुछ कमी रह जाएगी? क्योंकि सिम्स को बनने में तो काफ़ी समय लगेगा। देखिए, क्लिनिकल जो इनके मानक होते हैं जो मेडिकल कॉलेजेस के, उसमें होता है कि कोई भी हॉस्पिटल वो 300 मिनिमम 320 बेड का होना चाहिए और 3 साल से कार्यरत होना चाहिए। ये नहीं कि आपको अचानक लगा कि हाँ आज हम एक हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको मिनिमम 3 साल का वो होना चाहिए। तो इस जो हमारा जो जिला अस्पताल है उसको तो मैंने 20 साल हो गए हैं। 3 साल गवर्नमेंट मानक के हिसाब से 3 ही साल होना चाहिए, मानक के हिसाब से 320 बेड होना चाहिए। हमारे हॉस्पिटल जो है वो 450 बेड का है। तो ये इसमें कोई हमें कहीं वो नहीं है कि हमें स्टूडेंट्स को क्लिनिकल वर्कलोड उतना नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, ऑल राइट। यदि हम मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जनरली ये कंपैरिजन किया जाता है कि जो बड़े शहरी कॉलेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू छोटे शहर के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। इसमें ये परसेप्शन है, जो फैकल्टी होती है सबके सब, हम लोग जितनी फैकल्टी हैं सबके सब बड़े कॉलेजेस से पढ़ कर आए हैं। कोई इंदौर से पढ़ कर आया है, कोई भोपाल से पढ़ कर आया है, कोई KGMU से पढ़ कर आया है, कोई एम्स से पढ़ कर आया है। तो जितने जो फैकल्टी हैं वो सबके सब बड़े कॉलेजेस और मेट्रो से ही पढ़ कर आए हैं। और ओवर अ पीरियड टाइम जो मानक होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस का, सबके कॉमन मानक है कि इतनी नंबर ऑफ फैकल्टी होनी चाहिए, 86 फैकल्टी होनी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सब कॉमन मानक है। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं जैसे इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, इनमें जो कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस हैं इनको इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मतलब कि वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी होगा। ये इसलिए किया जाता है कि उनमें कैचमेंट एरिया ज़्यादा है। अब छिंदवाड़ा है, ये आसपास के जिलों को कैचमेंट एरिया को कवर करेगा। लेकिन जो भोपाल है वो पूरे प्रदेश को कैचमेंट को कवर करेगा। इंदौर हुआ, और ये सब जो कॉलेजेस हैं पुराने हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूट्स को हटा दें, जैसे इंदौर को हटा दें, इंदौर का जो MGM मेडिकल कॉलेज है मेरे ख्याल से 50-60 साल पुराना है। आपका जबलपुर हो गया और भोपाल हो गया। इसके अलावा बाकी जितने कॉलेज हैं सबके मानक बराबर हैं, सबके क्राइटेरिया बराबर हैं, फैकल्टी उनकी सबकी एक ही मानक से आए, एक ही क्राइटेरिया से हैं। लेकिन आप इंस्टीट्यूट्स को हटा दीजिए, वो डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा तो रहता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ वो जो नहीं है। क्या कहीं फंड का इशू है इस चीज़ फंड को? का नहीं, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि पुराने कॉलेजेस हैं, इनको ये कभी हमारी तरह ही रहे होंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम 50 साल में क्षणे क्षणे जो सुधार होता है वो तो होता ही है। इंदौर मेडिकल कॉलेज 50 साल पुराना है, भोपाल के कॉलेज भी पुराने हैं, KGMU 70-80 साल पुराना है। तो ये धीरे धीरे करके ये डेवलप होते हैं। हमारा भी कॉलेज डेवलप होगा, तो अभी तो इसको खुले 5 ही साल हुए हैं। तो जो पुराने कॉलेजेस होते हैं ये फिर इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा तो फ़र्क रहता ही है। अभी कई न्यूज़ मुझे ऐसे सुनने में आती है कि जैसे अभी तो आपने बताया कि जो भी सिलेक्शंस होते हैं वो एग्ज़ाम बेसिस पर बच्चों के किए जाते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये सुनने में आता है कि सीट्स को सोल्ड आउट कर दिया जाता है। मतलब ये न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं कि सीटों को बेच दिया गया है। इसकी जो प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताया कि जो अब ये 2016 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, कुछ कुछ अच्छे बदलाव किए गए हैं। पहले जो प्राइवेट में एडमिशन था, आप कोई मानक नहीं था, कोई भी मार्क्स आए, आप कुछ भी हो आप जाके एडमिशन ले लें। आपने कोई नीट दिया ना दिया, जाके डायरेक्ट। अब गवर्नमेंट ने पिछले 5 साल से 2017 से उन्होंने किया है कि अब जो भी होगा, प्राइवेट में होगा गवर्नमेंट में होगा, चाहे फॉरेन स्टूडेंट जाएगा, उसको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। उस नीट के मानक के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि वो प्राइवेट में जाएगा गवर्नमेंट में जाएगा। तो प्राइवेट में जैसे पहले होता था कि सोल्ड आउट सीट था, तो ये नहीं है। और मध्य प्रदेश और यूपी का जैसे आप जिसके बारे में मुझे पता है, तो पहले सीटें बेची जाती थी। अब गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया है कि जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो सीटें हैं उनका स्लैब बना दिया गया है। जैसे रेडियो डायग्नोसिस की इतनी सीट है, प्री क्लिनिकल की इतनी सीट है। ये जैसे होता था कि ये बोली वाला चक्कर ये खत्म हो गया, स्लैब बना दिया गया। आपको इस प्री जैसे जो इलीट ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो डायग्नोसिस हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, इसको आपको गवर्नमेंट ने सेट कर दिया कि आपको इतना देना है, जैसे 70 लाख देना है। प्री और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे पैराक्लिनिकल डिपार्टमेंट उसका 40 लाख है। तो पहले जैसे था कि बोली लोग आप हिंगलिंग करिए, गवर्नमेंट ने मानक तय कर दिए आपको इतना पैसा देना है। एक स्लैब बना दिया गया है कि रेडियो डायग्नोसिस की इतनी है, इस स्लैब में इतना है। तो अभी जो बोली और ये वाला सिस्टम खत्म हो गया। प्लस जो स्टूडेंट जाएगा उसको भी नीट में एग्जाम देना है और मिनिमम परसेंटाइल लाएगा तभी वो प्राइवेट में भी एडमिशन ले सकता है। ओके, ऑल राइट। लेकिन जैसे कि आप डीन हैं कॉलेज के, तो कई बार ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर डेफिनेटली आते होंगे कि ये एडमिशन करा दीजिए, या फिर इनफैक्ट फैकल्टी सिलेक्शन या हायरिंग की भी मैं बात करूं तो जो प्रेशर आपके ऊपर रहता है उसको आप कैसे डील करते हैं? अब चलिए ये भ्रामक है, क्योंकि ये अगर आप इसको जनरल पब्लिक को परसेप्शन में नहीं है, इसमें किसी भी डॉक्टर का, हमारे फैकल्टी का, इनफैक्ट किसी भी सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इन रियल टाइम होते हैं। मतलब जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो डायरेक्ट उसको पासवर्ड और वो दिया जाता है, वो लॉगिन करेगा, उसको ये सब्जेक्ट दिया जाएगा, वो कंटिन्यूअसली रियल टाइम में देखेगा क्या है। इसमें किसी भी प्रदेश सरकार का, किसी भी मंत्री का, किसी भी संतरी का, किसी भी डीन का कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। उसका एडमिशन होगा, वो देखेगा, उसका जितने मार्क्स होंगे वो फर्स्ट मेरिट में जो उसको सीट मिलेगा, जो वेकेंट सीट है वो भी उसमें अप्लाई करेगा, और वो सिंपली आएगा हमारे सामने, वो एक अपना कूपन देगा कि हमारा ये जो एडमिशन स्लिप है और हमें एडमिशन, और हम बाध्य होते हैं कि उसका एडमिशन दें। बाध्य क्या होता है, उसका एडमिशन मिला जाता है। यही प्रक्रिया है, इसमें कोई इतनी पारदर्शिता है कि इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। सब कुछ रियल टाइम और ऑनलाइन होता है, मतलब इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश उसकी नहीं है। और जो सीटें पहले राउंड जैसे हुआ तो उसमें कोई सीटें खाली रह गई, तो ये भी वो स्टूडेंट देख रहा है कि वो नेक्स्ट फेज में किस में अप्लाई करे, और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। वो एडमिशन मिलता है, वो स्लिप लाता है और हमारे एडमिशन लेता है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इन्फॉर्म कर देते हैं, और जो सीटें खाली रह जाती है वो रीकाउंसलिंग में आती है। इसमें कहीं भी पूरी पारदर्शिता, कहीं भी कोई वो नहीं है, और हमारा इसमें कोई भी कहीं भी इंटरवेंशन करने के लिए कोई रोल नहीं है हमारा। तो जब सारी चीज़ें इतनी वेल मैनेज्ड हैं, इसके बाद भी कई बार ऐसा सुनने को मिलता है, और ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है, कि रूरल एरियाज़ में फैकल्टी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इतने स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बन रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी ये समस्या क्यों एग्जिस्ट? आपको इसमें बता देता हूँ, कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज खुलता है तो एक मानक होता है कि इससे कम अगर हुआ तो कॉलेज नहीं खुलेगा। अब ये मानक को थोड़ा शिथिल किया जाता है, जैसे इंदौर मेडिकल कॉलेज हुआ, तो इंदौर मेडिकल कॉलेज, इन सब में जो प्रीमियर मेडिकल कॉलेज है इसमें 100% फैकल्टी है, 90% फैकल्टी होती है। तो हमारे यहाँ में जैसे मानक है तो 80%, तो गवर्नमेंट की तरफ से एनएमसी जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उसने ये 20% की डिफिशियंसी अलाउ की है। अब ये नहीं कि हम 50% डिफिशियंसी में मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, एनएमसी जो रेगुलेटरी बॉडी वो आपको परमिट नहीं करेगी। तो ये मानना कि कॉलेजेस बिल्कुल ऐसे ही खुल जा रहे हैं, ये नहीं है। 15% फैकल्टी डिफिशियंसी, 20% फैकल्टी डिफिशियंसी एनएमसी द्वारा अलाउड है, तो वो उसी के तहत हम लोग खुल जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग 50% फैकल्टी की डिफिशियंसी में खोल दें। हाँ, इंदौर और इन सब बड़े कॉलेजेस में 90% रहती है, 5% डिफिशियंसी रहती है, हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो लेकिन ये इस डेफिशिएंसी के कारण एजुकेशन सिस्टम पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता होगा। नहीं, तो वो बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट की जो नंबर्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, 250। तो जो बेसिक मानक है, जो एनएमसी जो रेगुलेटरी बॉडी, उसने समझा कि 5% डिफिशियंसी में काम चल जाएगा तो एक्सेप्टेबल है, तो एक्सेप्टेबल नॉर्म के अंडर ही ये कॉलेजेस खुलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, अभी जैसे रिसेंटली मैंने मेडिकल कॉलेज विजिट किया, आई डोंट थिंक कि वो वेल मेंटेन्ड चल रहा है। जैसे कि गार्डन्स हैं, नीटनेस है, इन सभी चीज़ों के ऊपर कैसे मॉनिटरिंग हो रही है? मेडिकल कॉलेज का परिसर तो काफ़ी अच्छा वेल मैनेज्ड है, वो गार्डन और ये सब चीज़ें तो ठीक ही हैं, वो जहाँ तक मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर सही है। और जो हॉस्पिटल बन रहा है तो शाहजी पलोंजी तो बहुत ही अपने में भव्य है, 7 फ्लोर है, 500-550 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, और एक बहुत बड़ी कार्यदायी संस्था है जो कि अपने में पूरे इंडिया में फेमस है, उसके द्वारा बनाई जा रहा है। तो ये तो सारे मानक पूरे पूर्ण करके ही खुलेंगे ये सब कॉलेजेस। अभी जब मैंने विजिट किया तो सिक्योरिटी पर्पस की यदि मैं बात करूं, हम अंदर चले गए, गार्ड्स ने हमसे इंक्वायरी तक नहीं करी कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं। ऐसे तो कल को 4 गुंडे आकर यदि अंदर चले जाएंगे तो उनको कोई क्वेश्चन करने वाले ही नहीं है कि आप कौन अभी हैं, हमारे कहाँ से जो हैं। मानक है उसमें 273 आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ की हमें परमिशन मिली हुई है। अभी थोड़ी कमी थी तो उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं, और बाकी जो सफाई और पुलिसिंग और ये सब है, इसके लिए हम लोगों ने सीसीटीवी लगाए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 110 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। मेडिकल कॉलेज में भी सीसीटीवी करीब करीब 70 के करीब है। तो इस तरह से हम राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब चीज़ें क्योंकि घटित हुई हैं कलकत्ता में, तो उसी हिसाब से सुरक्षा को भी हम सुदृढ़ कर रहे हैं। अभी बहुत ही चिंता का विषय इंडिया में चल रहा है, दैट इज ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायनता। आपको क्या लगता है कि यदि ये इसी तरह से चलता रहा तो जैसे सिम्स है, सिम्स में भी टॉप प्रोफेशनल्स क्या सर्विस प्रोवाइड करना उचित समझेंगे? कैसे हम उन प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ लाएंगे और हम ग्रो कर पाएंगे? देखिए, जहाँ प्रतिभा पलायन की जहाँ बात कर रही हैं, तो
जो पे स्ट्रक्चर है इसमें सबका कॉमन पे स्ट्रक्चर है सारे कॉलेजेस का। ओवर अ पीरियड टाइम जो रूरल सेटअप है, हमने सरकार से इसके लिए आग्रह भी किया था कि जो रूरल सेटअप है उसमें रूरल अलाउंस दिया जाए, अलग से कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि लोग यहाँ आने के लिए इच्छुक हों। सब लोग, अधिकतर सब लोग इंदौर और भोपाल ही जाना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को रूरल अलाउंस और अलग से कुछ इंसेंटिव दिए जाएं ताकि हम लोग उनको रोक सकें। इसके लिए अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंसेंटिव्स मिल रहे हैं क्या? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं, प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम इंसेंटिव दिए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। ऑल राइट। यदि मैं कंपैरिजन करूं रूरल और अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम को, तो जनरली रूरल हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो बीइंग अ रूरल बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम जो हम रन करेंगे सिम्स, आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट उसको अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट का आपको अच्छी तरह से सपोर्ट गवर्नमेंट की मिल तरफ रहा से है? पूरा सपोर्ट मिलता है इन सब हॉस्पिटल्स के लिए। जो जितने मानक हैं वो फुलफिल किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं कभी कोई कमी नहीं की जाती है। जो नया हम लोग का, अगर आपने देखा होगा, जो नया हॉस्पिटल 7 मंजिला जो तीन ब्लॉक्स में बन रहा है, और इतने देश की इलीट कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी हाजी पलोंजी जो कंपनी है उनके द्वारा बनाया जा रहा है, ये अपने में बहुत ही भव्य हॉस्पिटल है जिसमें कोई भी इक्विपमेंट की कमी नहीं रही जाएगी। और बाकी जो कॉलेजेस होते हैं, तो ये तो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यहाँ पर कई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी खोले जाएंगे, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से इसको सुपर स्पेशलिटी बाकी कई कॉलेजेस से ये बेटर माना जाएगा इसको। ओके, तो इतने सारे सुविधाएं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम यहाँ ओपन कर रहे हैं, तो रूरल बेस्ड कॉलेज होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेटर फंडेड अर्बन कॉलेजेस हैं, यदि हम उनसे कंपेयर करें, तो क्या जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पर सॉल्व करी जा सकती हैं, उनके लिए हम तैयार हैं? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने इसके लिए, मैंने आपको पहले ही बोला, एक तो कैचमेंट एरिया होता है और एक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। तो गवर्नमेंट ने भी अपने मानक के हिसाब से, कॉलेजेस जो शासकीय हैं इनके मानक अलग हैं। जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, जैसे एक आई हॉस्पिटल है भोपाल में, इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, इनके मानक अलग रखे जाते हैं, इनको थोड़ी सी फंडिंग अलग दी जाती है इनके, क्योंकि ओवर अ पीरियड टाइम दे हैव ग्रोन फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज टू इंस्टीट्यूट टू अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये भी छिंदवाड़ा भी ओवर अ पीरियड टाइम इट विल ग्रो। अभी तो इसको 5 ही साल लगे हैं, शैक्षिक उस अपने अवस्था में है। ओवर अ पीरियड टाइम दिस विल आल्सो ग्रो टू अ बिगर इंस्टीट्यूट। ओके, मेडिकल की जो पढ़ाई होती है बहुत स्ट्रेसफुल होती है। हम रोज़ कोई ना कोई खबर ऐसी सुनते हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, एंड डेफिनेटली जब नीट का एग्ज़ाम आता है तो न्यूज़पेपर भरा पड़ा हुआ था इन न्यूज़ से कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, इतने अटैम्प्ट किए, क्लियर नहीं कर पाया। तो आप मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं, तो आप क्या दायित्व इसमें निभा रहे हैं कि आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं वो इस स्ट्रेस को कोप अप कर पाएँ? देखिए, जो स्ट्रेस जो आपने 2 लेवल पे, एक तो वो स्टूडेंट्स के लेवल पर होता है, तो उसमें माता पिता अभिभावकों का जो अपनी आकांक्षाएं हैं बच्चों पर लाद ली जाती हैं। ये होता है प्री मेडिकल टेस्ट के लेवल पे, जो सुसाइड्स की आप बात कर रही हैं, उसमें माता पिता अभिभावकों की जो आकांक्षाएं हैं स्टूडेंट्स अपने बच्चों पर लाद दी जाती हैं। अब जो मेडिकल लाइन में आता है, तो इसमें भी होती हैं, इसमें कई वजह होती हैं कि जो स्ट्रेसफुल मेडिकल लाइन है अपने में काफ़ी टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी सैपिंग है, तो इसमें ये सब चीज़ें तो होती हैं। करिकुलम का क्या कहीं रोल प्ले है करिकुलम का भी है। स्ट्रेस को तो बढ़ाने में? अभी एनएमसी ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और उन्होंने मेंटी मेंटर प्रोग्राम बनाया। हर फैकल्टी को 4 स्टूडेंट्स के फर्स्ट एमबीबीएस में ही अलॉट कर दिया जाता है कि ये इनसे कोई भी परेशानी हो, जो पढ़ाई के सिलसिले में शैक्षणिक परेशानी, रहने की परेशानी, जो भी परेशानी हो, तो मेंटी मेंटर प्रोग्राम एनएमसी ने स्टार्ट किया है ताकि स्टूडेंट्स को जो परेशानी हो वो अपने इन जो मेंटर है उससे वो डिस्कस करे। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस, जो मेंटी मेंटर है वो फर्स्ट एमबीबीएस से लेकर फाइनल एमबीबीएस तक वो कंटिन्यूस रहता है ताकि स्टूडेंट्स और मेंटी और मेंटर में कंटिन्यूस समन्वय बैठे। और जहाँ तक सुसाइड की बात है, तो इसमें भी एक बड़ी एक चंबे करने वाली चीज़ है। जो ज़्यादातर सुसाइड्स होती हैं वो जो मेन इलीट ब्रांचेस होती हैं ना, एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स और रेडियो डायग्नोसिस और न्यूरोसर्जरी, इनमें अधिकतर पाया जाता है एनेस्थीसिया। और इसमें क्योंकि इनके पास जो दवाइयाँ, जो एनेस्थीसिया ड्रग्स होती हैं जो ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो सबसे जो अधिक सुसाइड होती हैं वो एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही की जाती हैं, जो कि बहुत दुखदाई है अपने में। ऑलराइट, तो जैसे कि आप जो प्रोग्राम्स बता रहे हैं, मेंटी मेंटर प्रोग्राम, ये छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, मेडिकल हमारे यहाँ भी साइंस है। में हाँ, हम ये अनिवार्य है कि जो ये प्रोग्राम किए जाते हैं ये हर कॉलेजेस कंडक्ट करें। और बल्कि जो मेंटी मेंटर जो लिस्ट है, ये बाकायदा भोपाल सेंट्रल जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में बल्कि नाम पूरे दिए जाते हैं और वहाँ से ये एनएमसी में भेजे जाते हैं। ये अनिवार्य रूप से ये इसको फॉलो किया जाता है मेंटी मेंटर प्रोग्राम को। टॉकिंग अबाउट क्वालिटी
ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड पब्लिक मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या फिर हेल्थ केयर सिस्टम्स मैं यदि बोलूँ, बहुत ज़्यादा इंडिया में क्रिटिसाइज किया जाता है कि पब्लिक जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम उनको बहुत ओवर पावर कर रहे हैं। ये अपना परसेप्शन है, जो क्लिनिकल वर्कलोड और सब कुछ का जो लोड होता है एक मेडिकल कॉलेजेस का, वो उसकी तुलना एक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से की ही नहीं जा सकती। जी, इनफैक्ट जितने आप छिंदवाड़ा में भी जो जितने नर्सिंग होम्स देख रही हैं, जितने वो सारे के सारे डॉक्टर्स हमारे इंस्टीट्यूट के ही डॉक्टर्स हैं जो यहाँ के अस्पताल संचालित कर रहे हैं। तो ये कहना कि मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, कि वही डॉक्टर तो हमारे यहाँ छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और वर्कलोड जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस होता है वो मेडिकल कॉलेजेस ही होता है। हमारे यहाँ से पेशेंट रेफर प्राइवेट में नहीं किया जाता। प्राइवेट में जब केसेस ख़राब होते हैं तो वो गवर्नमेंट में रेफर करते हैं। ये वाइसी वर्सा कभी भी नहीं होता है ये। तो ये हाँ, इंडिविजुअल जो सेल्फ ट्रीटमेंट है, जो मार्केटिंग है, जो आप जो बेसिक ट्रीटमेंट के अलावा जो सर्विसेज हैं, वो डेफिनेटली प्राइवेट सेटअप जो बेटर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्कलोड ज़्यादा है। जो हमारे लास्ट पर्सन ऑन द क्यू, जो सबसे गरीब जो तबका का मरीज़ है, वो हमारे यहाँ आता है। वो अपने को हमारे जो सेवाएं दी जाती है उसको प्रसारित नहीं करता, उसको समझा। बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ थोड़ा सा रिच क्लास जाता है, लेकिन जो मैनेज भी किए जाते हैं वो भी हमारे इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ही प्राइवेट सेटअप में ही नाम कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं। ओके, देखिए रैंकिंग का परसेप्शन अबाउट अ इंस्टीट्यूशन बहुत मैटर करता है। तो यदि मैं बात करूं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अभी यदि हम इंडिया के बाकी नामी कॉलेजेस के साथ उसको कंपेयर करें तो आई डोंट थिंक कि हम किसी अच्छी रैंक पर स्टैंड करते, क्योंकि अभी न्यूली स्टार्टेड है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग टू बिल्ड इट मोर, कैसे हम उसकी रैंकिंग को इंक्रीज़ करेंगे, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे कि उसकी रैंक अभी अच्छी नहीं है। जो जहाँ तक रैंकिंग की बात है, इसके दो चीज़ में क्लियर कर दूँ। जो रैंकिंग बॉडी है, दो बॉडी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड HRD मिनिस्ट्री की तरफ से। एक तो है नैक, वो नैक, और दूसरा है नेशनल मेडिकल की जो रैंकिंग करती है। उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है जो नैक का, वो है कि 5 साल का कॉलेज हो, उसी के बाद ही रैंकिंग स्टार्ट करती है। ये नहीं कि आपने 2 साल खोला और आपने रैंकिंग स्टार्ट कर दी। इनके क्राइटेरिया जो नैक के हैं कि मिनिमम 5 ईयर्स की खुलना चाहिए, या एक बैच 2 बैच निकल जाए तभी आपकी रैंकिंग करते हैं। तो फिलहाल तो हमारी रैंकिंग इसलिए नहीं की जा सकती है नैक में, क्योंकि इस कॉलेज को खुले 5 साल ही हुए हैं, अभी तक 3 बैचेस हमारे निकले नहीं हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपने कॉलेज को सुदृढ़ करेंगे। जो इनके मानक हैं, जो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं, जो नैक के क्राइटेरियाज होते हैं कि आपकी फैकल्टी का आउटरीच क्या है, फैकल्टी का जो ट्रीटमेंट, जो पब्लिकेशंस है वो कैसे हैं, फैकल्टी का जो 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 स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका प्लेसमेंट कैसे, जो उनके क्राइटेरियाज बता रहा हूँ नैक के, प्लस पब्लिक आउटरीच कैसा है। तो ये सब मानक दिए जाते हैं जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से कोशिश करेंगे कि उनके नैक के हिसाब से फिर हम लोग अप्लाई करेंगे, देखेंगे फिर हमारा क्या कहाँ स्टैंड करता है। फिलहाल तो 5 साल से पहले नैक में आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं, जैसे किसी बच्चे को, छिंदवाड़ा के बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो डेफिनेटली सिम्स को चूज नहीं कर रहा है, वो बाहर जाकर ही अपने एजुकेशन प्रेफर कर रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट में ही जाने की प्रेफरेंस दे रहा है। देखिए, इसका जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो स्टूडेंट जो चूज़ करता है, जो दो तीन क्राइटेरिया जो होते हैं। पहला तो होता है कि कॉलेज रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, कॉलेज परमिशन कंडीशन में है कि रिकग्नाइज्ड कंडीशन में है। अभी तक 4 साल से हमारा कॉलेज परमिटेड कंडीशन में था, इस साल से कॉलेज रिकग्नाइज हो गया है। तो अगर मान लीजिए किसी को बोला जाए कि भोपाल में कॉलेज है, वो परमिटेड है और यहाँ का रिकग्नाइज है, तो हमेशा वो रिकग्नाइज कॉलेज में ही जाएगा, परमिटेड में नहीं जाएगा। हमारा कॉलेज 4 साल से परमिटेड था, इस साल से रिकग्नाइज हो गया। तो एक तो ये फर्क। और फिर डेफिनेटली जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं, मेट्रोज होते हैं, स्टूडेंट वो कॉलेजेस का जो फैकल्टी का जो परसेप्शन है और स्टूडेंट का परसेप्शन है, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि बड़े मेट्रोज में ही जाएं, जो IIT के साथ भी है। आप कोई भी स्टूडेंट है वो हमेशा दिल्ली जो चाहता है कि दिल्ली में जाए या बॉम्बे में जाए, इसलिए उनके मेरिट लिस्ट है उनकी हाई जाती है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो बेसिक उसमें कोई डिफरेंस हो। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं मेट्रो में जाना चाहते हैं, तो इसीलिए उनके जो मेरिट है वो हाई जाती है और हमारी लो जाती है। और कई स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मेरिट वाले हैं, जो छिंदवाड़ा वाले हैं, वो छिंदवाड़ा प्रेफर कर लेते हैं। तो एज अ डीन आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड कैसे हो सिम्स का? ट्रस्ट बिल्ड देखिए, सबसे पहले तो कॉलेज हमारा NMC से रिकग्नाइज हो गया है। ये अपने में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कॉलेज रिकग्नाइज हो गया। मीन्स कि जो हम डिग्री देंगे वो अपने में पूर्ण होगी, उसको कहीं भी वो प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें कहीं कोई उसको कहीं रोका नहीं जाएगा। और पीरियड टाइम हमारे जो इस बैच में गायनी में निकला 9 स्टूडेंट ने डिस्टिंक्शन लिया है अपने में। ये अपने में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि गायनी इतने स्टूडेंट जो डिस्टिंक्शन ले रहे हैं। और पीरियड टाइम PG में भी हमारे स्टूडेंट अब फर्स्ट टाइम बैठेंगे तो पता लगेगा कि हम कितने पानी में नहीं हैं। फर्स्ट टाइम
टाइम अपीयर होंगे, कि अभी तक हमारे जिसे कहते हैं कोई एक्सटर्नल एजेंसी ने हमें टेस्ट नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडेंट इस साल से 2025 से पीजी इंट्रेंस में बैठेंगे, तब फिर मैं आपको बेटर और बता सकता हूँ कि हम कितने पानी में नहीं है, कितने स्टूडेंट ने पीजी में क्वालिफाई किया कि नहीं किया। ऑलराइट, आपके क्या प्लान्स हैं टॉप टैलेंट्स को सिम्स में इनवाइट करने? और अ पीरियड टाइम देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारा जो नया कॉलेज खुल रहा है अपने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भव्य कॉलेज है, इसमें इक्विपमेंट्स की कहीं कमी नहीं होगी, गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट भी अलॉट किया हुआ है, तो चाहेंगे कि ये अपने में उत्कृष्ट वो दे, अपना बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे, पेशेंट को हमें रेफर ना करे। जो नागपुर में जो हमारी जो लोगों की जो भेज जाने की आदत है वो उस पर कम से कम लगाम लगे, चाहेंगे कि हमारे पेशेंट यहीं देखें और नागपुर जाने का जो सिलसिला जो पूर्व में था वो बंद हो जाए। ऑलराइट, अभी रिसेंटली यू कैन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मेडिकल फील्ड में भी इसका काफ़ी उपयोग होना शुरू हो गया है, तो सिम्स में किस हिसाब से हम एआई के साथ जुड़कर इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या हम बढ़ती हुई एआई के यूज़ के साथ आगे ग्रो कर पा रहे हैं? ये सिमुलेटेड सर्जरी जो हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जो फैकल्टी है, अभी तो हम लोग जो बेसिक लेवल पर हैं कि हम एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, जो अपने में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, एंडोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये अपने में एडवांस सर्जरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने में एक हायर लेवल पर है, ये अभी एक नेसेंट स्टेज पर है, हम चाहेंगे कि अपने फैकल्टी को इसमें प्रशिक्षण दें। फ्यूचर तो एआई का ही है जिस हिसाब से इसकी प्रोग्रेस हो रही है, कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ये नेसेंट स्टेज में है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करेगा। हाँ, दैट इज द इन थिंग इन एवरी फील्ड। हमारी क्या प्रिपरेशंस हैं सिम्स की, क्या, क्योंकि अभी सिम्स इज डेवलपिंग, राइट, तो सिम्स में आप एआई को ध्यान रखते हुए हम क्या चाहेंगे कि developments? जैसे ये कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, अपने अपने जो फैकल्टी को वहाँ भेजें, ये ताकि हम कहीं पिछड़ ना जाएं। तो जैसे अभी हम लोग एंडोस्कोपी और माइक्रो ईयर सर्जरी, स्टेम सेल सर्जरी पर तक हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर लेवल। हम चाहेंगे कि जो सेमिनार्स होते हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जो इसमें हमारे फैकल्टी पार्टिसिपेट करे और जितना बाहर है उसके समकक्ष हम भी खड़े रहें। टॉकिंग अबाउट मेडिकल करिकुलम इन इंडिया, इसको बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड समझा जाता है, तो आपकी क्या राय है इस विषय पर, और यदि आउटडेटेड है तो क्या इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं इसके अंदर? 1983 के बाद 2017 में ये एनएमसी को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने एमसीआई को हटा के मेडिकल, पहले आप एमसीआई सुनती होंगी, अब नेशनल मेडिकल काउंसिल आ गया, तो 2017 में एनएमसी की स्थापना हुई। इसमें इन लोगों ने जो इसकी गवर्निंग बॉडी उसमें चेंजेस लाए, डॉक्टर के नंबर इन्होंने बढ़ाए, पहले 14 या 16% हुआ करते थे, उसको बढ़ा के 30% होते थे, उसको बढ़ा के 60% किया है इन लोगों ने। फिर इसके साथ ही साथ यूजी एजुकेशन बोर्ड बनाए एनएमसी ने, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की। इसमें पूरे देश भर में जितने कॉलेज हैं सबके कॉमन सिलेबस, कॉमन मानक, कॉमन सब कुछ रखे गए। इसके हिसाब से जितने सब्जेक्ट्स थे उसमें रीओरिएंटेशन किया गया, कई सब्जेक्ट्स के कम किए गए, जो मार्क्स वेटेज कम किए, कई सब्जेक्ट्स के मार्क्स बढ़ाए दिए गए, कई से जैसे पल्मोनरी मेडिसिन के नॉमेनक्लेचर चेंज किया गया। तो जो मानक है, और फिर उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन स्थापना की गई, जिसमें बताया गया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक थायराइड है केस, थायराइड एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, थायराइड ईएनटी में पढ़ाया जाता है, थायराइड सर्जरी में भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में ये हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है, एनाटॉमी का टीचर जब थायराइड पढ़ाए तो साथ ही साथ उसमें ईएनटी का भी डॉक्टर रहे, वो अपना इंटरप्रिटेशन दे, सर्जरी वाला अपना इंटरप्रिटेशन दे। दिस इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉमन थिंग। ये पहले नहीं था, जो अब किया जा रहा है, और इसके लिए कंटिन्यूसली जो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि अचानक कोई चीज़ अपने एक समय चुटकी जादू की छड़ी की तो बदल नहीं जाती है। तो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कैसे इस तरह के जो मानक हैं उनको हम फुलफिल करें इसके हिसाब से। ओके, सो जो करिकुलम सेट होता है फॉर ऑल इंडिया, इंडिविजुअल लेवल पे यदि आप उसको कुछ चेंजेस लाना चाहें अकॉर्डिंग टू योर ओन कॉलेज, उसके लिए आपको परमिशन है? नहीं, परमिशन नहीं है। देखिए, बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो कॉमन होता है। अब क्या किया गया है, जैसे
ऑस्की है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इस पर बल दिया गया। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इस पर बल दिया गया। जो MCQ के मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए गए। रोड ट्रेनिंग मतलब लेक्चरर की जो क्लास है वो अध्यापक आया बोला पढ़ के चला गया, इसको ख़त्म किया गया है। और इंटीग्रेशन मतलब कॉमन स्टूडेंट और टीचर में इंटरेक्शन हो, इसकी डायडेटिक लेक्चर को कम करके डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस को बढ़ाया गया है। और ये पूरे कॉलेज में किया गया है और ये कॉमन माना कि जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ये अपने में संपूर्ण है। अब जो लेक्चर्स के जो वेटेज हैं वो कम कर दिए गए हैं। पहले 1/3 लेक्चर्स होते थे, अब हुआ कि 1/3 से ज़्यादा लेक्चर्स नहीं दिए जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस ज़्यादा दी गई हैं। फिर इसके साथ फाउंडेशन क्लासेस शुरू की गई जिसमें स्टूडेंट्स को जैसे एडमिशन लेता है उसको कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है, उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सिखाया जाता है, उसको बाकी लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी है, योगा एक्टिविटी भी, ताकि एक स्टूडेंट का एक संपूर्ण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। Okay, so now they are focusing more on practical knowledge than theoretical knowledge. Yes. Thank you so much, sir. It was very nice talking to you. काफी सारे doubts हमारे आज clear हुए and definitely with this podcast छिंदवाड़ा के लोगों को एक्चुअली में पता चलेगा कि what is छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो बहुत जल्द हम सभी के बीच यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, बहुत बहुत थैंक यू फॉर दैट एंड वी होप इन फ्यूचर वी विल कीप इन टच एंड कभी भी इस तरह की हमें क्वेरीज हो, कभी भी हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, डेफिनेटली वी विल गेट सम हेल्प फ्रॉम योर एंड। थैंक यू सो मच सर। अपील के आज के इस एपिसोड में हमने छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अभय कुमार जी के साथ बातचीत कर ये समझने का प्रयास किया कि जब छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो उसमें क्या क्या नई सुविधाएं हमें उपलब्ध होंगी। साथ ही जब छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का अस्पताल चालू हो जाएगा तो छिंदवाड़ा वासियों का जो सपना रहा है कि नागपुर के ऊपर मेडिकल संबंधी जो निर्भरता है वो भी खत्म हो जाएगी और ये सपना भी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। यदि आपको हमारा आज का यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप भी छिंदवाड़ा के विकास और समस्याओं से संबंधित कुछ अपील करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत और एक नई अपील के साथ। कुछ प्रयास हम कर रहे हैं, कुछ प्रयास आप करिए और मिलकर लाते हैं छिंदवाड़ा में बदलाव।